नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट नाज़िया जी, who is a lawyer you everybody know her introduction. I'm calling her on my show for the first time. Thank you Nazia ji for joining us today. वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। चाइना से बैठ करके आपने मुझे बुलाया है। मैं तो आपके करेज की दाद देना चाहूंगी आज। आपने बोला ना भारत माता की जय, जी। बस यही है जो मोदी जी ने हमें एक मंत्र दे दिया, जो शायद भूल गए थे हम लोग कि भारत माता की जय, वंदे मातरम भी कोई चीज़ होती है। हमने उसे डिलीट कर दिया था। इन्होंने वो जज़्बा ऐसा जगाया है कि हम सब कूद गए हैं। मैं कैसे बनाता हूँ यहाँ से वीडियो बैठकर बना और कैसे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ भारत वालों को, ये मैं जानता हूँ और जो लोग सुनते हैं उनको मालूम है कि हाउ आई एम पुटिंग माय लाइफ इंटू रिस्क एंड यू आर आल्सो नो लेस। जो काम आप कर रही हैं वो भी बहुत ही कमेंडेबल है एंड आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। नाज़िया जी, एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी हमने देखा होगा कि रिसेंटली हमने देखा एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जैसे अब्दुल्ला जी बोलते हैं मैं पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, ठीक है? आपके 2 गुलाम नबी आज़ाद अभी-अभी आज़ाद हुए हैं कांग्रेस से। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया अभी सारे जो मुसलमान थे पहले हिंदू ही थे। कमलनाथ हैं जो आज तक हमेशा कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही तुष्टीकरण किया है मुसलमानों के लिए, यू नो दे हैव ऑलवेज़ बीन प्रो देम। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अभी ये तो पहले हिंदू राष्ट्र था। ये चक्कर क्या है? इलेक्शंस आ रही हैं क्या? ये जो हिंदू हिंदू का जो बुखार है ना, ये कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं चढ़ा है। हुँ, इलेक्शन तो पहले भी आते थे। और ये कमलनाथ जी हैं या आपके दिग्विजय हैं या सुशील शर्मा हैं या गुलाम नबी आजाद हैं, तो ये लोग तो बहुत पुराने लोग हैं। इन्होंने कांग्रेस में अपनी 50 साल की उम्र दे दी है। 50 साल कंटिन्यूड इन्होंने अपनी उम्र दी है। ये बेसिकली इलेक्शन का बुखार नहीं है, ये चिंता है इनकी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमें एक राष्ट्रवाद होने का, अपने भारत माता को रिस्पेक्ट करने का, अपने राम भगवान को अपनी आइडियोलॉजी में लाने का, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो 9 साल में दोबारा हमें गुड मॉर्निंग कही है कि भाई जिस देश में रहते हो उस सरहद की बहुत ज्यादा इज्जत करो और उससे प्रेम करो। ये हमारा कुरान भी कहता है, ये हमारा कुरान भी 30 पारा भी कहता है। उसमें बजावते आयते हैं कि जिस सरहद में आप रहते हो उस सरहद से आप बेइंतहा मोहब्बत करें। तो अचानक से इन लोगों को समझ में आ गया है कि हम जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज खेलते हुए अब तक आए हैं, अब जो ये भारत के नागरिक हैं, ये अब हमारे इस छल में ग्रैब नहीं हो पाएंगे, इस छल में हम इनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का बुखार होता सुमित भाई, तो हुँ। मैं कहती कि जिस तरह से ये लोग हमेशा से भड़काऊ भाषण देते आए हैं, उसी तरीके से भड़काऊ भाषण देते। क्या 1966 को हम भूल जाएंगे जब इंदिरा गांधी जी ने साधुओं के स्लॉटर के लिए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था, जबकि मात्र 6-7 महीना पहले जब वो इलेक्शन जीती थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने खुद कहा था कि हिंदुओं के वोट से ही मुझे जीत हासिल हुई है। और तो फिर मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने साधुओं के स्लॉटर का उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। हम I'm so sorry। आज तक कांग्रेस ने जितने भी बीज बोए हैं, आज तक कांग्रेस के जमाने में जितने भी हिंदू मुसलमान के राइट हुए हैं, आज तक कांग्रेस के जमाने में अजमल कसब जैसे लोगों को जो वेलकम किया जाता था, कांग्रेस के जमाने में कश्मीर में जो हालात थे, खून की नदियां बहती थी, जिंदा महिलाओं, कश्मीरी पंडित लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, बीच से काटा जाता था, तो ये तो कांग्रेस का ही जमाना था ना। अभी जाकर के राहुल गांधी जी कश्मीर में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा, पता नहीं भारत टूटा कब था, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। वो भारत जोड़ो यात्रा करने लगे और बहन के साथ वो बर्फ के गोले बना बना करके जो इतनी मोहब्बत से खेल रहे थे, तो ये किसकी बदौलत वो खेल रहे थे? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब 370 की धारा को रिमूव किया और शांति वहां पर हुई कश्मीर में, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे हुए, G20 की मीटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े टनल्स बन गए हैं, जो महिलाएं जो 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी, अब वो रात के 10-10 बजे तक शॉपिंग मॉल घूम रही है। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करता था, तलवार हुआ करता था, आज उन बच्चों के हाथ में किताबें होती हैं। ऐसे सिचुएशन में जाकर के राहुल गांधी जी कहते हैं
कि देखिए हम तो कश्मीर गए और हम होकर आ गए। भाई तुमने कौन सा झंडा गाड़ दिया? क्या जनता इस चीज को नहीं समझ रही है क्या? जनता इतनी बेवकूफ बैठी हुई है क्या? देखिए अब 9 साल में इतना ज्यादा जनता अपने आप को इंटेलेक्चुअल कर चुकी है ना, कि अब जनता को समझ में आ चुका है कि कौन हमारे साथ इतने साल छल करता आया है और कौन हमारे लिए काम कर रहा है। 9 साल में सुमित भाई हमारा देश सर्वप्रथम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। True. इन्होंने इतने मतलब हेट न्यूज को इतना चलाया है कांग्रेस और ये जितने अब तक 26 की टीम है, इन्होंने इतने हेट न्यूज चलाए कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुसलमान की विरोधिता करती है, ये तो राम के भक्त हैं, ये तो हिंदुत्व पार्टी है। तब मैं मैदान में उतरी और मैंने कहा कि वही व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की इज्जत कर सकता है जब वो अपने धर्म को इज्जत करना सीख जाए और अपने धर्म को मान सम्मान देना सीखे। आज भारत के प्रधानमंत्री अगर नए पार्लियामेंट का निर्माण रखते हैं तो जहां पर भगवत गीता की पाठ होती है और फादर वहां पर प्रे करते हैं तो वहीं पर सूर्य रहमान की तिलावत भी होती है और सेम श्रद्धा से वो तिलावत भी सूर्य रहमान की सुनते हैं। तो हम उस वक्त तक किसी के धर्म को मान सम्मान नहीं दे सकते हैं जब तक मुझे मेरे धर्म को मान सम्मान देना नहीं आएगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कांग्रेस का जो है ना वो चिट्ठा मिट्ठा जो है ना वो सारे जनता के सामने खुल चुका है। जिस कन्हैया को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी टहल रहे थे, वही कन्हैया जेएनयू में नारा लगाया था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं अगर मान लीजिए 14% मुसलमानों को अगर मैं साइड भी कर देती हूँ, उस पर भी मैं क्लियर कर दूंगी कि मैं क्यों 14% मुसलमानों को साइड कर रही हूँ। 14% मुसलमानों को अगर मैं साइड भी कर देती हूँ और सिर्फ मैं 82% हिंदुओं को भी अगर मैं ले लेती हूँ, तो कांग्रेस से लेकर के अब तक 26 की जो टीम है जिन्होंने I.N.D.I. जो बनाया है, तो ये जो 82% हिंदू है, अगर ये मोदी जी को वोट दोबारा कर देते तो मुझे तो लगता है कि 2024, 25, 26, 50, 55, 56, 58, 59, 60 सब हमारे मोदी जी का ही होगा, सब हमारे मोदी जी का ही होगा। भाई हिंदुस्तान में किसने सोचा था कि हमारी जीडीपी जो है 7.2% पे जाएगी? हिंदुस्तान में किसने सोचा था कि हमारा डिफेंस 4th पोजीशन पर जाएगा? हिंदुस्तान में किसने सोचा था कि हम चंद्रयान 3 पर दोबारा जाएंगे? हिंदुस्तान में किसने सोचा था कि हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ जो है वो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर होगा? हिंदुस्तान में किस मुसलमान महिला ने सोचा था कि हम 3 तलाक के कुप्रथा से हमको मुक्ति मिलेगी? हिंदुस्तान में किस मुसलमान महिला ने सोचा था कि हम हज यात्रा भी अकेले करने जा सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटीज किसकी वजह से मिली है? ये पॉसिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वजह से मिली है। ये जो इंटरनेशनल जो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग के हैं शेख अल ईसा, जब वो हमारे भारत में आए जुलाई मंथ में, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भारत अब एक ऐसी जगह बन चुका है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, जहां पर किसी भी कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं किया जा रहा है। आज आप सोचो कि लंदन, अमेरिका, जितने भी हैं, मतलब 15 देशों ने हमारे भारत के तिरंगे झंडे को लहराया है, उसको मनाया है। यूएई मना रहा है, इस्लामिक कंट्रीज मना रही है। आप यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर 27 एकड़ की बन रही है। अब क्या हुआ है कि कमलनाथ जैसे लोगों को, दिग्विजय जैसे लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को, महुआ मोइत्रो जैसे लोगों को, श्रीमती ममता बनर्जी जैसे लोगों को, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे लोगों को अब तो ये चीज समझ में आई। अब परेशान हो रहे हैं ये लोग कि भैया ये तो एक मेरे पास मुद्दा था कि ये तो हिंदुत्व पार्टी है, ये मुसलमानों के अगेंस्ट में पार्टी है, तो इन्होंने तो मुसलमानों के लिए भी बहुत सारा काम कर दिया और जितनी इस्लामिक कंट्री है ये तो इनको पलकों पे बिठा के रख रही है, सर पे बिठा के रख रही है। तो अब हम कैसे करके जनता को मिसलीड करेंगे और मिसगाइड करेंगे, तब इन्होंने ये बुखार चढ़ाया है और फेक पब्लिसिटी के लिए अपने कदमों को जमाए रखने के लिए ये झूठे लुच्चे की तरह ये प्रिटेंड कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इनको भी बहुत मोहब्बत है हिंदुत्व से, इनको भी अपने धर्म से अचानक से बहुत मोहब्बत आ गई है। नाज़िर जी, बट जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है, बट
आई वांट टू आस्क यू, अभी तक आपने देखा होगा पिछले 70 सालों से इन्होंने हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट किया, हिंदुओं को गालियाँ निकाली 4.5 साल। जब 6 महीने रहते हैं इलेक्शन से पहले तो जनेऊ ऊपर से डाल के आ जाते हैं, टिक्के लगा लेंगे, वो सारे काम करेंगे, मंदिरों में जाना शुरू कर देंगे, गंगा जी में प स्नान तो नहीं करते, चलो पानी थोड़ा पीने की एक्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो सारे काम करते हैं, हिंदू उसमें फँस जाता है। आपको नहीं लगता कि हिंदू जो है वो इन छोटी-छोटी चीज़ों में ही इतना फँस जाते हैं कि दे फॉल इनटू दीज़ ट्रैप्स, और आपने कर्नाटका में देखा है, हरियाणा में देखा है, यही सारे काम इन्होंने किए और इन्होंने शायद विनिंग फ़ॉर्मूला अपना भी लिया है। आपको नहीं लगता कि ये सारे काम करके इनको पता लग गया कि 4 साल तो इनको गालियाँ निकालो, आखिरी 6 महीने साल 6 महीने या 1 साल के लिए हिंदुओं को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट्स दे दो, उसके बाद फिर दोबारा से हम इनके ऊपर वही काम करेंगे। जैसे इन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दे दिया था कि सारे जो भी बीजेपी को वोट देते हैं, वो राक्षस हैं। भई एक तरफ तो आप तो आप हाउ डू यू सी, देखिए आप जो झूठ है उसको छुपा नहीं सकते। ये आप बोल रही हैं कि झूठ वो बोल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले विद इट, विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। लेकिन सच्चाई भी है कि वो राक्षस भी देखते हैं, जो भी बीजेपी को वोट करेगा वो राक्षस है। तो हाउ डू यू सी दिस, हाउ दिस टू थिंग्स हैपनिंग, क्या हिंदू फिर फंस जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इस बार भी नहीं। 2014 से लेकर के 2019 तक के इलेक्शन में हमने देखा कि हिंदुओं ने बिल्कुल अपनी मार्गदर्शक बना दी थी, अपना गोल, अपना पाथ बना दिया था, और इतने मुद्दे सामने आ चुके थे कांग्रेस के अगेंस्ट में, जिसको डिनाई करना या इग्नोर करना किसी भी धर्म के लिए और खास करके हिंदुओं के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था कि हम कुछ एक ऐसी सरकार को रिफॉर्म करके लेकर के आए जो पूरे देश के लिए सोचे और देश की कामयाबी के लिए सोचे, और जो अपनी संस्कृति से और अपने राष्ट्र के साथ साथ अपने धर्म से भी बेइंतहा मोहब्बत करता हो। देखिए, मैं आपको फिर से एक बात कहूंगी, मैं अपने ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैं बता देती हूँ कि एक बार पश्चिम बंगाल में मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी में स्पीच के लिए गई थी। तो सबने कहा कि अरे आप इतना कुरान की बातें कर रही हैं, इतना हदीस की बातें कर रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता तो टोपी भी नहीं पहनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, ये उनका ये वो एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि टोपी पहन लेना इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, लेकिन टोपी पहनकर आज तक जितने नेताओं ने टोपी पहनाया है, थैंक गॉड कि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। तो मुझे बट लगता नाज़िर है जी, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कभी उन्होंने ओवैसी को बोला कि तुम जाके मंदिर में टिक्का लगा के आओ? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। तो तो आप when they do not ask Ovasi to do these things, why they want Pradhan Mantri to do all these things? नहीं, मुस्लिम्स कम्युनिटी का हमेशा डायबोलिक माइंड होता है, हमेशा डायबोलिक माइंड होता है। ऑन द अदर हैंड सुमित जी, आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि अवैसी एकमात्र अकेला पार्लियामेंट के अंदर है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अवैसी जैसे दिमाग को पसंद कर रहे होते और वाकई में सपोर्ट कर रहे होते, तो हम अब तक पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 15 तो अवैसी देख ही लेते। लेकिन True. क्योंकि इनको पता है कि हमने गालियां देनी है उन नेताओं को जिनकी योजनाओं से हमारा घर चल रहा है, जिनकी योजनाओं से हमारी बेटी पढ़ रही है, जिनकी योजनाओं से हमारे बूढ़ी माँ बाप जो हैं उनको बेवा भत्ता मिल रहा है, जिनकी योजनाओं से हम मुद्रा योजना उठा रहे हैं, जिनकी योजनाओं से हमारे घर में कोयले के चूल्हे से और स्टोव से गैस चूल्हा आ चुका है। तो ये भी बड़े डायबोलिक माइंड के हैं मुसलमानों को समझना इतना आसान नहीं है। मुसलमान आपके साथ कैसे खेल कर निकल जाएंगे, मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मुसलमान आपके साथ कैसे खेल के निकलेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप इसी से अंदाजा लगा ले कि अगर अवैसी के कंसेप्ट, अवैसी के थॉट प्रोसेस अगर हिंदुस्तान के 14% मुसलमानों को अगर पसंद होता तो 14 अवैसी तो हम पार्लियामेंट के अंदर देख ही लेते ना, पर हम तो नहीं देखते हैं ना। एक जमाने से एक ही अवैसी हम देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर 14 अवैसी को हम पार्लियामेंट के अंदर भेज देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हमारा काम निकल रहा है। और मुसलमान इतने कट्टर है अपने धर्म को लेकर के, तो बैंक में पैसा रखना बंद कर दे, क्योंकि इंटरेस्ट लेना, सूद लेना भी हमारे यहाँ हराम है। बट नाज़िर जी, जैसे आपने बोला अभी
कि इनको समझना मुश्किल है। वो तो हमने देख लिया कि जैसे रोहिंग्या वाले थे, वहाँ से आए, पहले तो बिल्कुल लेडीज़ को आगे कर देंगे, बच्चों को कर देंगे, रोएँगे, पीटेंगे कि हमें काफ़िर कंट्री में भी जाना है, उनको जी, मंज़ूर है। और जैसे ही यहाँ पर आए हमने देखा कि नूह के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया, उसमें रोहिंग्या वालों का कितना बड़ा रोल था। ये कैसा इनका ये मैं धर्म बोलूँ कि इनकी जो पढ़ाई-लिखाई है वही उसी का ये मैं हमेशा बोलता हूँ मदरसा। मदरसा का मतलब है मैड रस आने दो, मैड रस आने दो मदरसा। तो ये मदरसा का ये क्या ये रीज़न क्या है कि जहाँ जाते हैं वहीं पे फिर ये उत्पात करते हैं? देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ और पसमानदा मुसलमानों से लेकर के मॉडर्न मुसलमान, पढ़े-लिखे मुसलमान, जाहिल मुसलमान, सबसे मेरी बातचीत होती है और ख़ास करके मैं रूरल एरिया में ज़्यादा एंटर करती हूँ, जो हाइली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। एक किताब हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है जिसमें जिहाद के बारे में बोला जा रहा है। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू काफिर है। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है जिसमें 1000 से ज़्यादा वॉर के बारे में बताया गया है। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक कि भाई 4 शादियाँ की जा सकती हैं। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है जिसमें हलाला जैसे कुप्रथा को बहुत वैल्यूएबल दिखाया गया है। एक किताब हमें पढ़ाई जा रही है जिसमें पॉलीगैमी जैसे प्रोस्टिट्यूशन वर्क को एक इस्लामिक नाम दे करके बहुत खूबसूरत दिखाया जा रहा है कि भाई सुनना है, 4 सेक्स हुँ। टॉय हम रख सकते हैं। भैया 4 मर्द मुझे भी दे दो, हम भी तो मज़ा लें थोड़ा ज़िंदगी का। तो अब नहीं वो इसके बाद यहाँ पर भी मज़ा ले रहा है, ऊपर जाके 72 हूरें ही मिलनी है उसको। मैं उसी पे आ रही थी कि अब तो ये हालत हो गई है कि अब इनको जन्नत में भी 72 वर्जिन हूरों का मजा लेना है मरने मतलब धरती तो इन्होंने तो नापाक गलीस कुप्रथा से कर ही दिया है। अब जन्नत को भी इन्होंने चकला और कोठा और प्रोस्टिट्यूशन रेड लाइट एरिया बना दिया है। मतलब ट्रू। जन्नत को भी छोड़ा नहीं है। तो अब आप सोचो कि जब बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि तुम एक काफिर को अगर तुम मुसलमान इस्लाम कबूल करवा दोगे तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। अच्छा आप देखिएगा कि जितने भी क्राइम है वो मुसलमान मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती हैं। क्योंकि हुँ। औरत को अगर कोई मुझे लालच देगा कि तुमको 72 वर्जिन हूर मिलेगी जन्नत में, तो मैं कहूंगी मैं उन हूरों को करूंगी क्या, मैं तो लेस्बियन नहीं हूँ, है ना? तो ये जो मैनिपुलेट कर पाते हैं ना, ये मर्दों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। उनको तुरंत आ जाता है, अरे 135 फुट की 72 वर्जिन हूरे और इतनी सुंदर के थूक दे तो शहद बन जाएगा और वो रो दे तो झरना बन जाएगा और हम उसका मजा लेंगे, सुबह उठते के साथ लेंगे, रात में सोते वक्त लेंगे, इतनी सुंदर होगी, स्नो वाइट होगी, बर्फ के गोले भी फेल हो जाएंगे। तो ये सारी इल्यूजन वाली बातें अगर आप एक बचपन से छोटे से बच्चे को दिमाग में देते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर बस जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है जिहाद के नाम पर बम लगाना, यहाँ से स्टार्ट होता है लव जिहाद करना, यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदुओं पर टिप्पणियां करना, यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदुओं से नफरत करना, यहाँ इसी मदरसे से स्टार्ट होता है हिंदुओं को बहुत बुरे अल्फाज से उसको पुकारना, यहाँ से स्टार्ट होता है अजमल कसब पैदा होना, यहाँ से स्टार्ट होता है हाफिज सईद पैदा होना। तो हम लोग पाकिस्तान को गाली देने के बजाय या पाकिस्तान की बुराइयां करने के बजाय अगर हिंदुस्तान के अजमल कसब और हाफिज सईद और यासीन मलिक का मर्डर कर सके और उनको दफना सके तो हमारी जीत तब हो जाएगी। क्योंकि ये 14% मुसलमान में जो 9% मदरसा छाप जो मुसलमान है ना, इन मदरसा छाप को हमको चुन चुन करके निकालना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ का जो एनवायरनमेंट है भारत का वो बेस्ट होगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना का जो मॉडल है, वो बेस्ट है इस चीज़ में। आपको मालूम है यहाँ पर भी जो मुसलमान थे, उन्होंने अपनी अलग से कंट्री, हमें शरिया लॉ चाहिए, हम चाइना का रूल फॉलो नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पर भी वही काम शुरू कर दिया था, जहाँ पर भी ये मेजॉरिटी में आते हैं, इनका वो राग शुरू हो जाता है। तो चाइना ने पकड़-पकड़ कर सीधे कर दिए, सबको अंदर किया, बेशक वो 20 लाख थे या 30 लाख थे, सबको अंदर करके 1-1 साल उनका ब्रेन वॉश किया, जब तक वो ये नहीं बोलते बाहर निकल के कि अल्लाह फर्जी था, हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तब तक उन्हें बाहर निकाला नहीं जाता। जितने उनके यहाँ पे मदरसा थे बंद कर दिए, उनको पब्लिक टॉयलेट बना दिया उन्होंने।
हाँ, मुझे ऑल पता है। द तो देखिए, कहीं न कहीं मैं नहीं कहता हूँ कि हमें इतनी बेवकूफ़ी या इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला बेवकूफ़ी कर रहा हो, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बट मुद्दा हमारा आज इनके मुसलमानों को पास सीधा ना करने का नहीं है। अच्छा सुमित भाई, इनके पास ना अपनी दिमाग भी नहीं है। नहीं है। देखिए, हमारे हमारे माँ-बाप जब हमको जन्म देते हैं, तो वो हमारी गलतियों को एक चुटकी में माफ़ कर देते हैं, चाहे हम जितनी भी बड़ी गलती कर दें। पर हमारे मौलवी मुल्ला हमें क्या सिखाते हैं? भाई ऐसा नहीं करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ये मत करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, वो मत करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। भाई ये कैसा अल्लाह है, जो हमेशा ट्रू। गुस्से में ही रहता है, हमेशा अपने बंदों से नाराज़ ही रहता है। धरती पे जो माँ-बाप हैं, वो तो हमें चुटकियों में माफ़ कर देते हैं हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों पे। तो ये अल्लाह का दिल इतना सख्त और पत्थर जैसा क्यों है, जो उनको राज़ी करने के लिए और उनको खुश करने के लिए पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है माथा ठोक ठोक करके, लेकिन वो नाराज के नाराज ही रहते हैं। तब भी हमें नहीं पता चलता है कि हम जन्नत जाएंगे कि हम जहन्नम जाएंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक सुमित भाई, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो मैं तो जन्नत नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां तो मर्द मजा ले रहे होंगे, सेक्स कर रहे होंगे 72 हूरों के साथ। तो मैं जहन्नम जाना चाहती हूँ, क्योंकि जहन्नम में ही तो ब्रैड पिट, जो ऋतिक रोशन और टॉम क्रूज सब आएगा ना, तो मेरे लिए जहन्नम ठीक रहेगा। सो आई रियली वांटेड टू गो हेल, वहां पर मैं अपना मजा ले लूंगी। जन्नत में मेरे हिसाब का कोई सामान नहीं है। वेल सेड, वेल सेड। राजा जी देखिए, ये टॉपिक ऐसा है, वी कैन टॉक फॉर आवर्स, बिकॉज़ इसका कोई एग्जैक्टली। अंत ही नहीं है। लेकिन विल टॉक अगेन ऑन दिस आल्सो कि इसको कैसे ठीक किया जाए, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो मैडनेस का जो रस है, जो मदरसा में पढ़ाया जाता है, इसका इसका क्या हल है? क्या चाइना मॉडल इज़ द राइट वे, या कोई और मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा? बट देखिए, अल्टीमेटली मुद्दा भारत भी भारत यही में है। जिस हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, भारत में जिस हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को बहुत वोकल किया जा रहा है, एडुकेशन की तरफ उनको ज्यादा राग़िब किया जा रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज देखिए, सारे मौलाना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर एक कानून की बात आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत तेजी से आ रही है, और हमारे भारत के 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी को सपोर्ट किया है, हुँ। यूसीसी के सपोर्ट में वोट किया है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। हमें किसी को भी मतलब उनके रूल रेगुलेशन को लाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री इज इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, जो गुड। माइनॉरिटीज मुसलमानों के सिचुएशन है। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। भारत के प्रधानमंत्री इज द बेस्ट। वो बहुत पोलाइटली और बहुत शांति से इस सारी चीजों को इतना उन्होंने बैलेंस किया है, आगे भी वो मतलब बैलेंस कर लेंगे। नाज़िर जी ऑलरेडी 20 मिनट्स, बट आई जस्ट वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, जो आप जितने शॉर्ट वे में बता सके, कि जो रैपिड फायर। 370 है, रैपिड जी। फायर क्वेश्चन। 370 मुद्दा हम्म, खत्म हो चुका है, हमने उठा के उसको कब्र में डाल दिया। हम्म। ऑपोजिशन क्यों लगी है उसको वापस निकालने के लिए? ये भी क्या 24 इलेक्शंस वाज द टारगेट? नो, जस्ट फॉर द टीआरपी ओके, नथिंग एंड एल्स। नथिंग एल्स। उनको भी पता है कि 370 रिमूव होने के बाद कश्मीर जो है वो बहुत शांति सुख में है। अगर पूरे कश्मीर को उठा करके लाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और एक एक व्यक्ति, बच्चे से बूढ़े से जवान से पूछा जाएगा, तो हर रिलीजन के लोग बोलेंगे कि नहीं, यही माहौल सही है। ये कपिल सिब्बल हुँ, जी को भी पता है, और ये कांग्रेस के बड़े से बड़े जो वकील है उनको भी पता है। लेकिन जस्ट फॉर द टीआरपी और अपने आप को एक 24 के इलेक्शन तक खड़ा रखने के लिए कि हम मीडिया में बने रहें, ये उनका फंडा है, दैट्स इट। इसके अलावा वो भी जानते हैं कि हम बिल्कुल हवा में तीर मार रहे हैं और कुछ नहीं है। नाज़िर जी, आई वाज़ इन कश्मीर लास्ट ईयर व्हेन आई वाज़ इन भारत। मैं नवंबर के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ आई वेंट टू कश्मीर, एंड लोग खुश हैं वहाँ पर, फ्रीडम है। लाल चौक में आप बिल्कुल आराम से चल सकते हैं, जहाँ पर जाना भी पहले वर्जित था। आई बीन गोइंग टू कश्मीर फॉर 20 इयर्स, लेकिन मैंने इतना अच्छा माहौल पहली बार देखा है। सो हैट्स ऑफ टू अमित शाह जी, टू मोदी जी, फॉर ब्रिंगिंग दिस जन्नत open to everybody now. Anybody can go there. So thank you, Nazia ji, so much for explaining us today. मुझे उम्मीद है, या मुझे मेरी विश है कि जो हिंदू है, वो जो ये जो घड़ोसबाजी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घड़ोस ये करते हैं जो कांग्रेस वाले, कि हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो ये ड्रामे करते हैं, इनसे बचेंगे।
अपनी आँखें खोलेंगे और ये जो कभी-कभी ये रेवड़ियाँ बेचने लग जाते हैं, कभी ₹1000 की रेवड़ी बेच दी, कभी कुछ फ्री दे दिया और अपनी वोट लोग उसी चक्कर में बेच देते हैं इन चोरों के हाथों में, उससे बचेंगे और एक ऐसा प्रधानमंत्री वापस दोबारा से लेकर आएँगे, स्टेट के अंदर भी जिताएँगे और सेंटर के अंदर भी, ताकि ये द जो हमारा देश है, ये तरक्की करे। मैं चाइना में बैठा हूँ, चाइना भी आज की डेट में अपने बिज़नेस वालों को बोल रहा है, आप भारत में जाके इन्वेस्ट करो, दैट इज़ द फ्यूचर। अगर दुश्मन भी आपके बारे में बात करता है ऐसे, इसका मतलब है कुछ तो ठीक है। कुछ तो तो बात है। कुछ तो बात है। सो नाज़िया जी, थैंक यू सो मच। आज मुझे इतना खुशी हो रही है आपसे बात करके। आई कैनॉट टेल यू हाउ प्राउड आई फील टुडे कि देयर इज़ समबडी हू इज़ टॉकिंग सेंस फ्रॉम अ कम्युनिटी फ्रॉम whom I've already always received nonsense only. So thank you for your work. You are a warrior, and I would like to continue this conversation again with you. So anytime, whenever you have, you're available. थैंक Thank you. नमस्कार। Jai Hind. जय हिंद।